नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनी और मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार। और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम लोग संस्थाओं के कामकाज का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 देख चुके हैं और वो बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको समझ रहे थे। और आज उसी समझने की शुरुआत में हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोकसभा बनाम राज्यसभा। अब भैया अब यहां पर है मुकाबला। हमने लास्ट वीडियो में जान लिया कि लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, दोनों के पास कितने कितने मेंबर है। अब होगा बराबर का मुकाबला, दे डिशुम की कौन ज्यादा पावरफुल है, लोकसभा ज्यादा पावरफुल है या राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर पॉलिटी से जुड़ा हुआ, अगर राजनीति विज्ञान से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में हो तो भैया उसका तो जवाब एक ही चीज दे सकती है और वो है हमारे देश का राष्ट्रीय ग्रंथ, भारत का संविधान। तो अब हम वहीं बढ़ते हैं। राज्यसभा को कभी कभार अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। कभी कभी नहीं, हमेशा ही बात कही जाती है। लास्ट वीडियो में बताया है मैंने कि राज्यसभा को अपर हाउस, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा प्रभावशाली होती है। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो भैया देखो बात क्या हुई है। अब इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपर हाउस बोल दे, आपको अपर हाउस बोल दे तो आप ज्यादा पावरफुल हो, ऐसी बात नहीं है। पर राज्यसभाओं को राज्यों के रिगार्डिंग, स्टेट्स के रिगार्डिंग क्या हुआ है, हमारे संविधान ने कुछ ज्यादा पावर दिए, कुछ ज्यादा पावर देने की कोशिश करी, ज्यादा पावर दिए राज्यों को लेकर के। भाई आप राज्यों को लेकर के इतना मजबूत हैं, लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही है। आइए देखें कैसे। लोकसभा के पास क्या है, वैसे ज्यादा पावर है, पर देखो दोनों के पास अपने अपने पावर्स है। लोकसभा के पास भी है, राज्यसभा के पास भी है। राज्यसभा को मेनली जो पावर्स हैं वो राज्यों को लेकर के उसमें ज्यादा पावर्स दिए गए हैं। और एक ऑल इंडिया सर्विसेज घोषित करने का जो पावर है वो राज्यसभा के पास ही होता है कि भाई ये आईएएस है, ये ऑल इंडिया सर्विस है। ऑल इंडिया सर्विस का मतलब क्या होता है कि वो पूरे देश में कहीं पर भी उनकी पोस्टिंग्स हो सकती है। वो टोटली क्या होता है, वो ऑल इंडिया सर्विसेज है, वो पूरे देश में आयोजित है और पूरे देश के लिए ही कराई जाती हैं। तो ऑल इंडिया सर्विसेज है। तो राज्यसभा के पास कुछ 2-3 पावर, पर मुख्य पावरफुल लोकसभा है। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है। अब आप इस चीज को देखिएगा कि दोनों बराबर कहां पर है, दोनों सदनों की जरूरत है। अगर आप कोई भी सामान्य कानून, कोई भी ऑर्डिनरी लॉ, अगर कोई भी आप सामान्य कानून पास करवाना चाहते हो तो आपको दोनों सदनों की जरूरत है, लोकसभा की भी, राज्यसभा की। यहां पे दोनों पावरफुल, बात मजा आ गया। लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में लिया किया जाता है। अब ये क्या है, संयुक्त अधिवेशन क्या है, इसे बोलते हैं ज्वाइंट सेशन या ज्वाइंट मीटिंग। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई बिल लोकसभा में आया, लोकसभा वालों ने बोलते हैं हाँ हाँ पास कर दो, मौज हो जाएगी। फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा वाले कैसे पास कर दो रे, हमसे तो पूछो। राज्यसभा वाले बोले नहीं नहीं नहीं, पास तो होना ही नहीं चाहिए। तो भैया मामला अटक गया, लोकसभा ने भेज दिया, राज्यसभा ने पास नहीं करा। मान लो पहले राज्यसभा में आया था, राज्यसभा ने पास कर दिया पर लोकसभा नहीं कर रहा है, ये तो मामला अटक गया। ऐसा तो हो नहीं सकता भैया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर दोनों ही पास ना करें तो फिर तो कानून ही नहीं बनेगा। तो जब ये बात राष्ट्रपति को पता चलती है, जैसे क्या होता है, हम 2 भाई लड़ रहे होते हैं, पापा को पता चलती है, ओ कैसे लड़ रहे हो तुम दोनों, यहाँ पर आओ, चलो चलो दोनों यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ मेरे साथ बैठो, दोनों एक साथ बैठो, क्या बात होगी बताओ। तो ऐसे क्या करते हैं, जब राष्ट्रपति साहब को पता चलती है और ये दोनों लड़ रहे हैं, हाँ, वो बोल रहा नहीं नहीं कर दो, वो बोल रहा नहीं नहीं मत करो, तो इसलिए क्या करता है, जैसे पापा ने बुलाया ना वैसे राष्ट्रपति क्या दोनों को बुला लेता है, ओए चलो यहाँ पर, लोकसभा इधर आ, राज्यसभा तू भी इधर आ, दोनों को बुला लेता है, संयुक्त बैठक करता है। जितने भी मेंबर हैं ना सारे के सारे आ जाने चाहिए इधर, तो दोनों को बुला लेता है, संयुक्त अधिवेशन, दोनों को बिठा लेता है। पर अब चोट क्या है, अब जो प्रॉब्लम है ना वो क्या है वो समझो। देखो ये 545 तो लोकसभा के हैं और 245 किसके हैं, राज्यसभा के। टोटल जो मेंबर हुए वो कितने हुए भैया, 790। अब क्या होगा, बिल को पास कराने के लिए मान लो 50% लोग चाहिए। अब भाई 50% 790 में ज्यादा तो क्या है, लोकसभा के ही है। हाँ, तो यहां तो क्या है, बिल खुद पे खुद ही पास हो जाएगा, लोकसभा वाले जो चाहेंगे ना वही हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो वहां पे ये मान करके चलो जो काम लोकसभा चाह रही है वही होगा। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं, सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। पर जब दोनों मीटिंग साथ होती है, लोकसभा राज्यसभा दोनों साथ आ जाती है, लोकसभा ज्यादा पावरफुल है, उनकी क्या है जो नंबर है वो ज्यादा है, 545 है, तो इसलिए क्या है वो जीत जाते हैं। पर फिर भी हम बराबरी का संकेत हम देते हैं कि हमारे देश में इक्वलिटी है और कानून की नजर में सब बराबर है। भाई हमने पहले तो राज्यसभा को बराबर का पावर दिया ही है ना, पर संयुक्त बैठक होने में थोड़ा सा क्या होता है, नुकसान हो जाता है राज्यसभा को। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। अब देखो जो लोकसभा में भाई मंत्रिपरिषद का मतलब क्या है, सरकार बन रही है।
तो लोकसभा ही क्या है, लोकसभा में चुनाव जीतोगे तभी तो सरकार बनाओगे। तो मंत्री परिषद को कंट्रोल करने का सारा काम किसका होता है, लोकसभा का होता है। लोकसभा में जवाब देना पड़ता है मंत्रियों को, भाई हमने ये काम किया है और ये हम आगे आने वाले भविष्य में कर देंगे। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। मतलब आज बीजेपी को अगर बहुमत नहीं होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। लोकसभा में बहुमत होना जरूरी है, चाहे राज्यसभा में हो या ना हो। राज्यसभा में नहीं भी होगा तो बात अलग है, पर लोकसभा में बहुमत होना बहुत जरूरी है। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य ये कह दे कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। पर देखो ऐसा कहने से नहीं कि भाई हमें मंत्रिपरिषद में तो विश्वास ही नहीं, इसका पूरा एक प्रोसीजर होता है। अविश्वास पारित करना पड़ता है कि भाई हमें मंत्रिपरिषद पे विश्वास नहीं, तो उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। पहले स्पीकर को एक इंटीमेशन लेटर देना पड़ता है कि भाई हम ऐसा प्रोसीजर चलाना चाहते हैं, फिर उसका प्रोसीजर होता है, फिर मंत्रिपरिषद को और पूरे प्रधानमंत्री को। और एक बात ध्यान रखना, जहां प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया वहां पे खुद सारा मंत्रिपरिषद हट जाता है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा आने का मतलब है पूरी सरकार का ही हटना है। राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है, तो राज्यसभा को यह अधिकार नहीं है। वैसे ये जो आपको इमेज दिखाई गई है ये यूके, इंग्लैंड और चाइना के जो प्रतिनिधि है उनके बीच में मीटिंग हो रही है। पर इसी प्रकार से क्या है, जो कैबिनेट होता है, जो प्रधानमंत्री और मिनिस्टर्स होते हैं वो मीटिंग करते हैं, चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से देश का विकास हमें करना चाहिए। राजनीतिक कार्यपालिका, ये जितना भी अभी हमने पढ़ा हुआ ये विधायिका का था। अब हम आ चुके हैं कार्यपालिका पे। कार्यपालिका में भी देखो आपको दो देखने को मिलेगी, एक है राजनीतिक कार्यपालिका, एक है गैर राजनीतिक कार्यपालिका। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। इसी तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों मंत्री पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों को इस रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात बहुत ध्यान से सुनना कि जो कार्यपालिका है उसका काम है कानून को लागू करवाना, जो विधायिका ने बनाया है उस कानून को लागू करवाना। इसमें दो है, एक राजनीतिक, एक गैर राजनीतिक। राजनीतिक में कौन है, जो भी बड़े बड़े नेता है, भाई प्रधानमंत्री आ गया, राष्ट्रपति आ गया, मंत्रिपरिषद आ गया, ये सब क्या है, ये राजनीतिक है। क्यों? क्योंकि ये राजनीति के थ्रू सेलेक्ट होकर क्या है, पब्लिक ने इनको चुना है। गैर राजनीतिक में कौन आता है, जैसे आईएएस अधिकारी हो गए, ये जो लंबे समय तक के लिए 60 साल की उम्र तक रहते हैं, एग्जाम देकर के ये आते हैं। ये जो अधिकारी जो हमें पता चल रहा है ये वही अधिकारी हैं जो कि गैर राजनीतिक हैं और स्थायी है। स्थायी क्यों? क्योंकि सरकार बीजेपी की है, कांग्रेस की है, आम आदमी पार्टी की है, बहुजन समाज पार्टी की है, किसी की भी है, वो तो रहेंगे। और राजनीतिक वालों को क्या बोलते हैं, अस्थायी, क्योंकि तो 5 साल बाद हट जाएंगे। तो जैसे ये भैया, इनको कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता भैया, अजित डोभाल जी आईपीएस थे ये, और आज ये सरकार के क्या है, NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो भारत सरकार को सुरक्षा को लेकर कोई भी सलाह देते हैं वो यही देते हैं। और सच में है ना, इनको मैं सल्यूट करता हूं, बहुत गजब का माइंड है इनका, और गजब की इनकी क्या है रणनीति ये बनाते हैं। मतलब इनकी रणनीतियों के आगे तो अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान तो बिल्कुल समझो कि बस हट ही जाते हैं। बहुत टैलेंटेड पर्सन है। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। तो सरकार ने जो नीतियां बनाई उन्हें कार्य रूप देना, भाई कार्य में आप बना तो दिया, कानून तो बन गया, पर वो आए भी तो सही जनता के, कार्य रूप होना, उसको कार्य में बदल देना। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है। तो सरकार क्या है, सरकार कार्यपालिका ही तो है। तो ये सरकार ही तो क्या कर रही है, पहले सोच रही है, फिर संसद में जा रही है, फिर लागू करवाने के लिए भी तो सरकार है। तो राष्ट्रपति क्या है, कार्यपालिका का विभाग है। तो राष्ट्रपति के फाइनल साइन के बाद ही तो क्या होता है, लागू कानूनों को कराया जाता है। तो हम सरकार की बात कर रहे हैं, और सरकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, इन सबकी ऑथोरिटी होना इनका जरूरी है, तभी कानून लागू होंगे। राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका, किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। तो जनता ने जिनको चुना है एक समय के लिए, उन्हें क्या कहेंगे, राजनीतिक कार्यपालिका। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। अब देखो ये क्या है, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि भाई आप 5वीं पास हो, 10वीं पास हो, ग्रेजुएशन हो, कुछ भी जरूरी नहीं है। आपको है ना कोई ABCD ही नहीं आती हो देश चलाने की, पर आपको जनता ने चुना है, आपको लोगों ने चुना है। इसलिए क्या है, आप राजनीतिक हो, आप पॉलिटिक्स के थ्रू आए हो, आप राजनीति के थ्रू आए हो, तो इसलिए आप राजनीतिक हो। आपने कोई पढ़ाई नहीं करी, आप बहुत टैलेंटेड नहीं हो, आप बहुत इंटेलिजेंट नहीं हो, पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपके पास पावर है क्योंकि आपको लोगों ने चुना है। तो जो एक कार्यपालिका है वो क्या है, राजनीतिक कार्यपालिका है, जहां पे लोग क्या है, अपने नेताओं को निर्वाचित कर रहे हैं, चुन रहे हैं, एक विशेष अवधि के लिए चुन रहे हैं। और वो विशेष अवधि कितने साल की है, 5 साल की।
5 साल के लिए चुन रहे, सिर्फ और सिर्फ विशेष अवधि के लिए, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए चुन रहे। इसीलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, अस्थायी कह रहे हैं, क्योंकि 5 साल के बाद ये बदल जाएंगे। भैया 2014 से पहले मनमोहन जी की सरकार थी, 14 में मोदी जी के आगे बदल गए। अस्थायी है, कभी भी बदल सकते हैं। और स्थायी की जब हम लोग कभी चर्चा करेंगे, जो कि गैर राजनीति के, जो बिल्कुल पढ़ लिख करके आते हैं, पूरी मेहनत कर करके आते हैं, वो लंबे समय तक कर लिए देते हैं, जब तक उनका रिटायरमेंट नहीं हो जाता। 60 साल की उम्र तक वो क्या है, बन करके रहते हैं। ये जैसे मैंने आपको एक नेता की इमेज दिखाई है, जो क्या है, भाषण दे रहा है, बता रहा है, पर यह बात ध्यान रखना कि कभी भी अधिकारी जनता को जवाब नहीं देते। जो आईएएस है ना, अजीत डोभाल जनता को जवाब नहीं देंगे, अजीत डोभाल जी, कि भाई हमने ये काम करा। जवाब देने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, जवाब देने की जिम्मेदारी मंत्री की है। जनता को जवाब दे। क्यों? क्योंकि भैया हमने तो आपको चुना है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि भैया आपने क्या करा, आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए, आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए। अब वो 1 लाख रुपए मैंने क्या करा, किसी रमेश को दे दिए, मैंने किसी रमेश को दे दिए। अब आप मेरे पास आए, बोले सर 1 लाख रुपए दो। अरे मैं कहां से दूं, जा रमेश से लेकर क्या। आप मुझे क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? बोले सर मैं तो रमेश को नहीं जानता हूं, मैं तो आपको जानता हूं, मुझे तो आप जवाब दो। 1 लाख रुपया गया तो गया कहां, मुझे तो मेरा 1 लाख रुपया चाहिए, तो 1 लाख रुपया दो सर। तो आपने जवाब किससे मांगा, मुझसे मांगा। क्यों? क्योंकि आपने पैसा मुझे दिया था, इसलिए आपने मुझसे जवाब मांगा, रमेश से नहीं मांगा। तो इसी प्रकार से क्या है, हमने भी, जनता ने किसको चुना है, नेताओं को चुना है, अधिकारियों को नहीं चुना। तो जब हमने नेताओं को चुना है, तो हम भी जवाब नेताओं से ही मांगेंगे, अधिकारियों से नहीं। अधिकारियों से कौन जवाब मांगेगा? अधिकारियों से जवाब मांगेगी सरकार मांगेगी, क्योंकि उनको किसने चुना है, सरकार ने चुना है। और अब मुझे जवाब किसने मांगना था, रमेश से जवाब मांगना था। भाई 1 लाख रुपए तेरा कहां गया रे, तो मुझे रमेश से जवाब मांगना है और आप मुझसे मांगोगे। उसी प्रकार से क्या है, हम सरकार से जवाब मांगेंगे, क्योंकि उनको हमने चुना है। और सरकार किससे मांगेगी, अधिकारियों से मांगेगी, क्योंकि वो उनको पॉइंट कर रही है कि वे आज से आप मेरे अधिकारी हो। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय होने के लिए नियुक्त किया जाता है, उन स्थायी कार्यपालिका प्रशासनिक सेवक कहते हैं। दूसरी ओर लंबे समय के लिए, तो मतलब 60 साल, जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते तब तक। और कभी बार तो 60 साल के बाद भी सरकार लगा लेती है, बड़े बड़े मिनिस्ट्री में लगा देगी, बढ़िया लाइफ हो जाती है। ये है भैया अशोक खेमका जी, ये भी आईएएस और भारत के सबसे ईमानदार आईएएस। मतलब इनके इतने ट्रांसफर हो गए, इतने ट्रांसफर हो गए, पर ये इंसान कभी ना थका, ना रुका, कभी ना डरा, किसी से नहीं डरा। किसी की सरकार हो, किसी पार्टी की हो, कोई मतलब नहीं है, पर सिर्फ और सिर्फ यही मन में सोच रखा था कि भाई मुझे देश के साथ कहीं भी गद्दारी नहीं करनी, कहीं चीटिंग नहीं करनी। मतलब हर किसी के इन्होंने चिट्ठे खोल दिए। गजब के आईएएस अधिकारी ये है, तो बहुत गजब के आईएएस अधिकारी। तो प्रशासनिक सेवक है, कार्यपालिका, इनको लंबे समय के लिए चुना जाता है। वो लंबे समय कब है, जब तक ये रिटायर ना हो जाए, लगभग कम से कम जब तक इनकी 60 साल की उम्र नहीं हो जाएगी, तब तक तो होंगे। ये स्थायी कार्यपालिका है, क्योंकि भाई 5 साल में मनमोहन जी की सरकार बदल गई, मोदी जी की आ गई, मोदी जी की है कल, उनकी भी बदल जाएगी, पर ये तो वहां की वहीं रहेंगे ना, टस से मस नहीं होंगे। आईएएस तो आईएएस ही रहेगा, चाहे आप मोदी जी की सरकार में उनके क्या हो, बहुत खास सलाहकार हो सकता है जब किसी दूसरे की आए, आपको कलेक्टर तो बनाएंगे ना, कलेक्टर तो बना करके रखेंगे ना। तो 5 साल सिर्फ जो सरकार होती है वो 5 साल होती है, पर जो स्थायी कार्यपालिका है वो लंबे समय तक के लिए काम करती है। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। लोक सेवा, तो लोक सेवा क्या है भैया, हम ये जनता की तो सेवा कर रहे हैं। ये किसकी सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले की मैं आपको बताता हूं, हमारे राजस्थान में एक बहुत एग्जाम हुआ था। तो उस राजस्थान के एग्जाम में जब हम लोग घर जा रहे थे, तो मतलब खुद कलेक्टर खड़ा होकर के देख रहा है कि ट्रैफिक की जो सुविधा है वो सही है, लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कहीं जाम तो नहीं हो रहा। पुलिस वालों से बात कर रहा है कि भैया आपको किस प्रकार से आप ट्रैफिक को कंट्रोल करो, मतलब पूरी व्यवस्था को संभाल रखा है। तो लोक सेवा, हमारी जनता की सेवा के लिए तो लगे हुए हैं ये लोग, तो इन्हें क्या कहा जाता है, सिविल सर्वेंट कहा जाता है। नौकरशाह क्यों, क्योंकि भाई ये इनकी जो नौकरी है, ये नौकर महंगे वाले नौकर है, महंगे वाले नौकर है, सस्ते वाले नौकर नहीं है। इनके पास क्या है, अगर रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, जिम्मेदारियां बहुत है, पर अधिकार भी बहुत है, अधिकार भी बहुत है। वो वहां पे खड़े होकर के पुलिस वाले से पूछ तो रहे हैं, पर वो कभी भी उनके मन में आ गए तो उस पुलिस वाले को सस्पेंड भी कर सकते हैं। तो अधिकार बहुत है, जिम्मेदारियों के साथ अधिकार भी बहुत है, और तभी जाकर के जब जिम्मेदारी और अधिकार साथ होते हैं तभी इंसान सही से काम कर सकता है। तो ये नौकरशाह महंगे वाले नौकर हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं। तो सत्ताधारी पार्टी तो हट जाएगी, पहले मनमोहन सिंह जी का राज था, मोदी जी का राज है, फिर कल को और किसी का आएगा। तो पार्टियां बदल जाएंगी, पर ये तो अपनी जगह बने रहेंगे। ये तो बीजेपी के अंडर में भी अगर आईएएस हैं तो कांग्रेस के अंडर भी आईएएस ही रहेंगे।
इनका पद घटेगा नहीं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। पर ये काम किसके अंडर में कर रहे हैं? राजनीतिक कार्यपालिका। बस ये बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, पर ये काम किसके अंडर में कर रहे हैं? उन नेताओं के अंडर में कर रहे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि हमारे देश के संविधान में क्या लिखा है, हम एक देश को चलाना कैसे है, बस उनको तो भाषण देना आता है। तो ये राजनीतिक कार्यपालिका के अंडर में काम करते हैं और उनकी रोजमर्रा में मदद करते हैं। ये राजनीतिक कार्यपालिका कौन है भैया? ये सरकार है। तो उनकी मदद करते हैं कि भैया आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना। आप पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका को गैर राजनीतिक कार्यपालिका से ज्यादा अधिकार क्यों होता है? जैसे कि ये दीदी सोच रही है तो आप भी सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? राजनीतिक कार्यपालिका को ज्यादा अधिकार क्यों? भाई पढ़े लिखे गैर राजनीतिक कार्यपालिका के हैं, आईएएस अधिकारी हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आईपीएस ज्यादा पढ़े लिखे हैं, नौकरशाह हैं वो पढ़े लिखे हैं। नेताओं को तो पढ़े लिखा होने का मतलब ही नहीं है, वो नेतागिरी कर रहे हैं। तो फिर भी उनको अधिकार क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, क्योंकि भैया लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोगों की आवाज सुनी जाती है। तो लोग जिसे चुनेंगे वही क्या होगा? देश का भविष्य संभालेगा। इसकी वजह बहुत सीधी है, किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र में लोगों की इच्छा, जो विषय मैंने पहले भी बताया, सरकार काम करती है दो चीजों के अनुसार करती है। एक देश, सबसे पहले देश का संविधान और उसके बाद लोगों की इच्छा। तो संविधान और इच्छा के अनुसार, तो लोकतंत्र में सबसे जो ऊपर है वो लोगों की इच्छा होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो मंत्री को चुना है उसको लोगों ने चुना है। वो जो सांसद बना है, वो विधायक बना है, तो उसको लोगों ने बनाया है। और जब लोगों ने बनाया है तो जवाब भी लोगों को यही देगा। मैंने आपको बताया ना कि भाई आप तो मुझसे जवाब मांगोगे, रमेश से नहीं। उसी प्रकार से हमें भी जनता से जवाब मांगना है, अधिकारियों से नहीं। अधिकारियों से कौन जवाब मांगेगा? सरकार जवाब मांगेगी। तो इसलिए हमारे प्रति किसका दायित्व है? कौन हमारे प्रति रेस्पॉन्सिबल है? सरकार रेस्पॉन्सिबल है। आपने कभी ये बात सुनी है कि भैया जब महंगाई बढ़ रही है तो लोग सरकार को गालियां देते हैं, सरकार का आंदोलन करते हैं? अधिकारियों का करते हुए सुना है क्या? कभी नहीं सुना, क्योंकि हमने सरकार को चुना है। जब हम गाली उनको दे रहे हैं तो ताली भी उन्हीं के लिए बजाएंगे, तारीफ भी उन्हीं की करेंगे, बुराई भी उन्हीं की करेंगे। हमें अधिकारियों से मतलब ही नहीं है। हम तो सिर्फ और सिर्फ, हमने तो नेता को चुना है और हमें बात जो करनी है वो नेता से करनी है। और यहां पे जो ये पावरफुल है वो इसलिए है क्योंकि लोगों ने उनको चुना है। सिर्फ और सिर्फ यही विशेषता है कि भाई लोगों ने उनको चुना है, इसलिए वो क्या है? पावरफुल है। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। तो वो जो भी फैसला लेगा उसको क्या है? जनता को जवाब देना पड़ेगा। जनता के प्रति वो क्या है? जिम्मेदार है कि भाई हमने ये काम इसलिए करा है। भाई संसद में तो जवाब देना है, संसद में सुन लेंगे। संसद में जवाब नहीं देंगे तो लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे तो नेता को आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बोले क्यों करा आपने काम? बोले हमने इसलिए करा। जिम्मेदारी पूरी पूरी है। पर कभी भी कोई अधिकारी आकर के जवाब नहीं देता, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, मंत्री की है, नेता की है कि वो जवाब दे जनता को, क्योंकि जनता ने तो उसको चुना है। उसके हाथ में देश की डोर सौंपी थी। अब हम उसी से जवाब मांगेंगे कि जो हमारे देश की जो पतंग है वो कहां तक पहुंची है, उसने कितनी ऊंचाइयों को छुआ है, उसने कितना विकास करा है। ये हम लोगों को, हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से पूछना है। मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्यों को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। तो मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सभी डिसाइड करते हैं कि भाई हमें क्या काम करना है। जो नीतिगत फैसले हैं, जो पॉलिसी है, उसको डिसाइड करने का काम किसका है? सरकार का ही है, मंत्रियों का है। भैया नोटबंदी हुई, मोदी जी ने आकर के बोल दिया 500 और 1000 के नोट आज से बंद 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 बंद। उनको राय तो किसी ना किसी ने दी होगी ना, हाँ, किसी अधिकारी ने दी होगी। पर हमने अधिकारी से नहीं बोला, हमने तो मोदी जी से बोला। लोगों ने बोला बहुत गलत कर दिया, किसने बोला बहुत अच्छा कर दिया। तो ताली गाली दोनों किसको दी? हमने तो सरकार को दी है। हमने अधिकारियों से बात ही नहीं करी। हमें पता ही नहीं था कौन से अधिकारी का दिमाग उस नोटबंदी के पीछे था। तो हम सिर्फ और सिर्फ जो भी पॉलिसी सरकार ले रही है, मंत्री बना रहे हैं जो भी पॉलिसी, हम जवाब भी सिर्फ और सिर्फ मंत्रियों से ही मांगते हैं। पूरा ढांचा जो पॉलिसी का तैयार करते हैं वो मंत्री करते हैं। देखिए अधिकारियों की जो ऑफिसर्स हैं उनकी वैल्यू है, सरकार को वही बताते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। पर क्या होता है, कभी कभार सरकार के पास भी दो ऑप्शन होते हैं, एक ये और एक ये। तो अब इनमें से जो डिसाइड करने का जो पावर है वो तो भैया मिनिस्टर के पास ही है ना, वो तो मंत्री के पास ही है ना, वो तो नेता के पास ही है ना। वही तो डिसाइड करेगा कि फैसला कौन सा लेना है। ये वाला ले लिया तो ऐसा हो जाएगा, ये वाला ले लिया तो ऐसा हो जाएगा।
क्योंकि जवाब है ना, जवाब इसी को ही देना है, इसको नहीं देना भाई। जवाब इसको देना है, यह पूरा सोच समझ करके लेगा, पूरा फैसला सोच समझ करके लेगा। इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, किस प्रकार का इसका प्रभाव जनता पे पड़ेगा, पूरी बात सोच समझ कर लेगा, क्योंकि पूरा का पूरा जवाबदाही है, जनता के प्रति जवाबदाही वो सिर्फ और सिर्फ यही है। किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जाती। तो भैया आप जैसे मान लो आप स्वास्थ्य मंत्री हो, जरूरी नहीं आपको हेल्थ की पूरी नॉलेज हो, कतई नहीं है, भी नहीं हमारे देश में। हमारे देश में जो बहुत से, और एक सरकार की नहीं बहुत से सरकारों की मैं बात कर रहा हूं, देश को मैं कह रहा हूं ना, सिस्टम को जो पूरा चला रहे हैं वो अधिकारी चला रहे हैं। बस फाइनल में यहां पर आकर के ही क्या है, जो मिनिस्टर्स की वैल्यू है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है कि फाइनल डिसीजन उन्हें लेना होता है, जनता के द्वारा वो चुने गए। इसलिए सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेता है, लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग राय को रखते हैं या फिर वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं। तो क्या होता है, अलग अलग मुद्दों पे क्या है, मंत्री विशेषज्ञों से राय लेता है कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो नोटबंदी भी मोदी जी ने करी होगी, तो बहुत से विशेषज्ञों से पूछा होगा भाई ये सही है या गलत है। जीएसटी लागू करा होगा तो बहुत से विशेषज्ञों से पूछा होगा, उसके बाद क्या करा है, पर उन्होंने अलग अलग विकल्प दे देंगे। नहीं नहीं सर, नोटबंदी के तो ये नुकसान हो जाएंगे, सर नोटबंदी का तो ये फायदा है, हाँ सर नोटबंदी करो, क्योंकि उस वाले जो इकोनॉमिस्ट है उसने भी नोटबंदी के लिए सजेस्ट करा है। अलग अलग बात, अब विकल्प बहुत सारे आ गए, बेनिफिट, नुकसान, फायदे, नुकसान सब कुछ प्रधानमंत्री के सामने। अब पर डिसीजन किसको लेना है, प्रधानमंत्री को लेना है। क्यों, जवाब कौन देगा, प्रधानमंत्री ही देगा। मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक ही निर्णय लेता है। तो मंत्री का जो भी उद्देश्य होता है, वो जो भी काम करना चाहता है, उसी प्रकार का क्या है, डिसीजन ले लेता है। और इन ऑफिसर्स, इन अधिकारियों की बातों को पूरा सुन करके, पूरा ध्यान लगा करके, सबकी बातों के जो अच्छे पॉइंट्स है और नेगेटिव पॉइंट्स उन पर ध्यान करके, पूरा गौर करके, और जो भी इनका उद्देश्य, उस उद्देश्य के अनुसार वो फैसला दे लेता है। इसी के साथ जो हमारा वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 3 है इस चैप्टर का, वो कंप्लीट होता है। आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर जाए तो मास्क लगा कर जाएं। इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट करें, और ये वीडियो सभी तक पहुंचाओ। ये वीडियो बिल्कुल सभी के लिए है, कंपटीशन, कॉलेज, स्कूल सभी के लिए है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने चैनल लर्न एंड शेयर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।